हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे उत्तराखंड राज्य की कृषि से संबंधित प्रश्नों से संबंधित एक टेस्ट, जहां पर हम देखेंगे राज्य में कृषि से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड टेस्ट राज्य में कृषि। हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राज्य का कौन सा कृषि क्षेत्र सर्वाधिक उपजाऊ है। राज्य में उपरांव, तलाव, ऊसर, कटील कई प्रकार के कृषि क्षेत्र पाए जाते हैं। इनमें से कौन सा वह कृषि क्षेत्र है जो सर्वाधिक उपजाऊ है। इन सभी क्षेत्रों की बात करें तो राज्य का तलाव कृषि क्षेत्र सर्वाधिक उपजाऊ कृषि क्षेत्र है। तलाव कृषि क्षेत्र की बात करें तो किसी भी पर्वत की घाटी में आपको तलाव क्षेत्र देखने को मिलेगा। ये नदी के किनारे हो सकता है, ये उन स्थानों पर होता है जहाँ पर आर्द्रता अधिक रहती है, अर्थात पानी में जल की मात्रा अधिक रहती है, उसे तालाब कहा जाता है। और वहाँ पर हमेशा सिंचाई की सुविधा उपलब्ध रहती है, पानी की मात्रा मौजूद रहती है, जिस कारण वो सबसे उपजाऊ क्षेत्र होता है। यहाँ पर धान बोई जाती है। जबकि हम बात करें उपरांव की, तो उपरांव पहाड़ की ढलान पर होता है, सीढ़ीदार खेतों के रूप में हमको देखने को मिलता है और यहाँ पर सिंचाई की सुविधा कम होती है, और लेकिन फिर भी यहाँ पर अनाज होता है। जबकि हम बात करें कटील की, तो कटील सबसे कम उपजाऊ क्षेत्र वाले कृषि क्षेत्र होते हैं। ये वन क्षेत्र के पास कुदाल से की जाने वाली खेती के प्रकार हैं, जहाँ पर बहुत कम अनाज या मोटा अनाज ही उगाया जा सकता है, वो भी कई वर्षों के अंतराल पर। 5 वर्ष में केवल 3 फसलें ही आप यहाँ पर बो सकते हैं कटील में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कृषि भूमि को इजरान भी कहा जाता है। इन 4 कृषि भूमियों में से उपरांव, कटील, तलाव या बिचौलिया में से किसे इजरान भी कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है, इजरान कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, कटील भूमि को। कटील भूमि राज्य की अविकसित भूमि होती है, जो वन सीमा के पास तीव्र प्रवणता वाले स्थानों पर होती है, अर्थात तीव्र ढाल वाले स्थानों पर ये वन भूमि होती है, जंगलों के पास। ठीक। और कटील कृषि की बात करें तो ये कुदाल से ही होती है, और यहाँ पर 5 वर्षों में केवल 3 फसलें ही बोई जाती हैं। ये फसल चक्र है कटील भूमि का। यहाँ 5 वर्षों में केवल 3 ही फसल उगाई जा सकती हैं, वो भी कुदाल की सहायता से, मोटा अनाज। अगर हम बात करें उपराव की, तो उपराव भूमि पर सिंचाई की सुविधा तो कम होती है, लेकिन यहाँ पर उपजाऊपन रहता है। ठीक। आगे है तलाव भूमि। इसकी हम बात कर चुके हैं कि सबसे ज़्यादा जो उपजाऊ भूमि होती है वो तालाब ही होती है। तालाब की भूमि की बात करें तो यहाँ पर कई प्रकार देखने को हमको मिलते हैं, जैसे सेरा, जैसे पंचर, जैसे सिमार। ये सभी वो क्षेत्र है जहाँ पर दलदली या पानी की मात्रा अधिक होती है, या थोड़ा सा दलदली क्षेत्र हमको मिलता है जहाँ पर धान अच्छे से उगता है। सेरा, पंचर या सिमार, ये सभी तालाब के प्रकार हैं। बिचौलिया की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो बिचौलिया उस भूमि को कहते हैं जो गांव के बीच में रहती है। अगला प्रश्न है, राज्य का फसल चक्र कितने समय में पूर्ण होता है। उत्तराखंड राज्य में जो फसल चक्र चलता है वो कितने समय का माना जाता है। तो राज्य में जो फसल चक्र होता है वो 2 वर्ष का होता है। हमारे राज्य में 2 वर्ष में एक फसल चक्र पूरा होता है, और यहाँ 2 वर्ष में 3 फसलें उगाई जाती हैं। वो इस तरह से कि सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ खरीफ की फसल उगाई जाती है जून जुलाई में, उसे बोया जाता है, और उसमें हम देखते हैं कि धान और झंगोरा बोया जाता है। इसके बाद रबी की फसल बोई जाती है अगले 6 महीने बाद, और रबी की फसल में हम गेहूं और जौ बोते हैं, और फिर उसी खेत पर हम खरीफ की फसल बोते हैं अगले जून जुलाई में। वो होती है आपकी मंडुवा और झंगोरा। ठीक। और अगली बार हम उसे अगले 6 माह के लिए हम उसे परती छोड़ देते हैं। तो 2 वर्ष में ही हम एक सार पर, सार कहते हैं खेत जहाँ पर बोए जाते हैं, एक सार पर दूसरी बार धान को बोते हैं 2 साल बाद। तो इसलिए फसल चक्र 2 साल का होता है। सबसे पहले हम खरीफ की फसल में धान और या झंगोरा बोते हैं, अगली बार हम वहाँ पर रबी की फसल में गेहूं और जौ बोते हैं, उसके पश्चात पुनः खरीफ की जो अगली फसलें हैं, मोटा अनाज, मंडुवा और झंगोरा बोते हैं, क्योंकि खेत अपनी काफ़ी उर्वरक क्षमता खो चुका होता है। और अंत में उसे 6 माह के लिए परती छोड़ दिया जाता है, ताकि अगले खरीफ की फसल में उस पर धान बोया जाए। तो इस तरह 2 वर्षों में हमारा 3 फसलों का चक्र घूमता है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है। यहाँ पर 4 फसलें हैं, जौ, झंगोरा, धान या मंडुवा। इनमें से कौन सी वो फसल है जो खरीफ की फसल नहीं है। तो अगर हम बात करें जौ की, तो जौ ही वो फसल है जो खरीफ की फसल नहीं है। जौ रबी की फसल है और जौ के साथ गेहूं भी रबी की फसल है। ये दोनों रबी की फसल हैं। जबकि हम बात करें झंगोरे की, धान की या मंडुवे की, ये सभी जून जुलाई में बोई जाती हैं और खरीफ की फसलें हैं। जबकि रबी की फसल सर्दियों में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में। अगला प्रश्न है, गांव के या घर के समीप स्थित भूमि या कृषि भूमि क्या कहलाती है। इन 4 ऑप्शंस में से जो गांव के समीप या घरों के समीप स्थित भूमि होती है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, घरिया। घरिया अर्थात घर के समीप या गांव के समीप। अगर आप बात करें यहाँ पर अन्य ऑप्शंस की, तो बिचौलिया कहा जाता है उस भूमि को जो गांव के बीच होती है, मकानों से घिरी रहती है। सी, बुनिया की बात करें तो बुनिया उस भूमि को कहते हैं जो वन से लगी भूमि होती है। और सिमार हमारी तलाव भूमि का एक प्रकार है जहाँ पर पानी की मात्रा हमें अधिक मिलती है, अत्यंत उपजाऊ ये क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र पर बोए जाने वाली फसल कौन सी है। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक किस फसल की खेती होती है। इन 4 ऑप्शंस में से देखेंगे तो इनका जो सही आंसर यहाँ पर है वो है गेहूं। राज्य में सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल गेहूं है। लगभग राज्य के 41% भूभाग पर गेहूं बोया जाता है। जबकि हम बात करें धान की, तो ये दूसरी प्रमुख फसल है जो लगभग 30% भाग पर बोई जाती है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो तीसरी प्रमुख फसल है गन्ना। गन्ना तीसरी प्रमुख फसल है। ठीक। अगर हम बात करें गेहूं की या धान की, तो सर्वाधिक गेहूं और धान दोनों बोए जाते हैं यूएस नगर में। ठीक। जबकि हम बात करें गन्ना भी यहीं बोया जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य में कुल कृषि योग्य भूमि है। राज्य एक पर्वतीय राज्य है, पठारी हमारा राज्य पर्वतीय है। यहाँ पर समतल भूमि या कृषि भूमि कम देखने को मिलती है। तो हमारे राज्य में कुल कितनी भूमि कृषि योग्य है। अगर हम यहाँ पर उत्तर देखें इन 4 ऑप्शंस में से, तो इसका सही आंसर है 12। 12% भी नहीं, राज्य में 12.5% भूमि ही कृषि योग्य है। ठीक। और इससे जुड़ा हुआ आंसर है 13%। तो हमने 13% को आंसर कहा। इतनी ही कृषि योग्य भूमि राज्य में है। अगर हम सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि की बात करें तो वो आपको मिलेगी, सर्वाधिक है यूएस नगर में। और न्यूनतम की अगर हम बात करें तो वो है रुद्रप्रयाग जिले में। ठीक। सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि उधम सिंह नगर में है और न्यूनतम है रुद्रप्रयाग जिले में। जबकि अगर हम कुल शुद्ध बोए कृषि क्षेत्र की बात करें जिसमें हम बोते हैं, सर्वाधिक शुद्ध बोया कृषि क्षेत्रफल वाला जिला भी उधम सिंह नगर ही है। जबकि न्यूनतम शुद्ध बोया कृषि क्षेत्रफल वाला जिला है आपका चंपावत। ठीक। अगला प्रश्न है, राज्य के किस कृषि प्रकार को विकेट बंदोबस्त द्वारा अव्वल और द्वितीय में विभाजित किया गया था। जब राज्य में ब्रिटिश शासन लागू था, यहाँ पर अंग्रेज शासन कर रहे थे, कुमाऊं कमिश्नरी प्रमुख रूप से यहाँ पर इकाई थी शासन की। उस समय एक कृषि प्रकार को 2 भागों में बांटा गया था, अव्वल और द्वितीय, फर्स्ट दर्जे का और दूसरा सेकेंडरी, दूसरे दर्जे का। तो कौन सा वो कृषि प्रकार था। तो विकेट बंदोबस्त के तहत बांटा गया था 1863 से 73 के बीच ये विकेट बंदोबस्त हुआ था। इस समय बांटा गया था इसे। तो अगर हम बात करें तो वो प्रकार था हमारा उपरांव। उपरांव जो पहाड़ की ढलान पर सीढ़ीदार खेत बनाकर जो कृषि होती है उसे उपरांव कहा जाता है। इसकी उत्पादकता को देख के इसे 2 भागों में बांटा गया, अव्वल और द्वितीय। जहाँ पर सिंचाई की सुविधा थोड़ा बहुत थी और अच्छा अनाज होता था वो अव्वल, और जहाँ पर कम या स्थिति खराब थी वो द्वितीय। अर्थात जहाँ पर जमीन अच्छी थी, कंकड़ पत्थर कम या बारीक मौजूद था वो अव्वल, और जहाँ पर जमीन मोटी या पतली थी, परत मिट्टी की और कंकड़ पत्थर अधिक मौजूद था, वो द्वितीय। अगला प्रश्न है, गेहूं उत्पादन में राज्य का अग्रणी जिला कौन सा है। अभी हमने बात की थी कि गेहूं उत्पादन में यूएस नगर राज्य का अग्रणी जिला है, जबकि यही धान में भी है। अगर हम बात करें देहरादून की, तो देहरादून मक्का उत्पादन में राज्य का अग्रणी जिला है। देहरादून मक्का सर्वाधिक देहरादून में ही होता है, ये आप याद रखिए। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक परतीय भूमि है? सर्वाधिक परतीय भूमि अर्थात ऐसी भूमि जो छोड़ दी गई है वो सर्वाधिक किस जिले में है? तो उस भूमि की अगर हम बात करें तो वो सर्वाधिक है पौड़ी में। पौड़ी में राज्य की सर्वाधिक परतीय भूमि है जिसे छोड़ दिया गया है, कृषि योग्य भूमि जो छोटी छोटी जो अब छूट गई है। जबकि हम बात करें न्यूनतम परतीय भूमि की तो वो आपको मिलेगी रुद्रप्रयाग जिले में। न्यूनतम है रुद्रप्रयाग जिले में, वहाँ जितना है उस पर सब पर अभी कृषि होती है। जबकि यहाँ पर हम बात करें राज्य में सर्वाधिक ऊसर भूमि की, ऊसर भूमि का अर्थ होता है जिसमें कम अनाज होता है या जो बहुत कम पैदावार उत्पन्न करती है, वो सर्वाधिक ऊसर भूमि चमोली में है। जबकि न्यूनतम ऊसर भूमि नैनीताल में है, ये भी आपको याद करना पड़ेगा। परतीय भूमि अर्थात जो छोड़ी गई है और ऊसर मतलब जो कम अनाज पैदा करती है। ठीक, तो सर्वाधिक ऊसर भूमि चमोली में है और न्यूनतम नैनीताल में। अगर हम बात करें सर्वाधिक चारागाह वाली भूमि की कि कहाँ या किस जिले में सर्वाधिक चारागाह वाली भूमि है, तो इसका भी आंसर है चमोली में सर्वाधिक यह भूमि मौजूद है। अगला प्रश्न है राज्य में सर्वाधिक चारागाह भूमि वाला जिला कौन सा है? तो अभी हमने इस पर बात की, तो वो है ऑप्शन नंबर डी चमोली। अगला प्रश्न है मक्के का सर्वाधिक उत्पादन किस जनपद में होता है? इसके बारे में भी हमने बात की है कि मक्के का सर्वाधिक उत्पादन देहरादून में होता है। जबकि यूएस नगर में हमने बात की गेहूं और जौ सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक तालाब कृषि क्षेत्र का प्रकार नहीं है। तालाब कृषि क्षेत्र जो पर्वतीय क्षेत्रों की घाटियों में आपको मिलता है, नदियों के किनारे स्थित भूखंडों पर आपको ये मिलता है। यहाँ पर सिंचाई की सुविधा बहुत ज़्यादा रहती है, आर्द्रता कम रहती, आर्द्रता बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए यहाँ पर क्या पानी की मात्रा होने से उपजाऊपन बढ़ जाता है। यहाँ पर धान की खेती सर्वाधिक होती है, अत्यंत उपजाऊपन है। तो ये चार प्रकारों में से कौन सा एक प्रकार ऐसा है जो इसका नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी दोयम। दोयम एक अलग कृषि प्रकार है, कृषि क्षेत्र है। जबकि सेरा की बात करें तो चौड़े चौड़े इन खेतों को सेरा कहा जाता है जहाँ पर सिंचाई की सुविधा होती है। पांचार अर्थात जहाँ पर पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है। सिमार अर्थात जहाँ पर दलदली पानी की मात्रा है। ये सभी प्रकार हैं तालाबों के। जबकि दोयम अलग कृषि प्रकार है जहाँ पर अव्वल और दोयम प्रकार की कृषि उपराव कृषि के अंतर्गत होती है। एल्यूसिन कोरेकाना किस फसल का वैज्ञानिक नाम है? ये एक फसल का वानस्पतिक नाम है एल्यूसिन कोरेकाना। कौन सी वो फसल है? तो वो फसल इन चार फसलों में से है आपका ऑप्शन नंबर सी रागी। रागी जिसे हम कोदो भी कहते हैं या कोदा भी कहते हैं, जिसे हम मंडुआ भी कहते हैं, उसी रागी या कोदे को ही हम एल्यूसिन कोरेकाना कहते हैं वानस्पतिक नाम के तहत। ऐसा ही एक फसल है झंगोरा। झंगोरा भी को बिलियन डॉलर ग्रास कहा गया है। ये दोनों खरीफ की फसलें हैं, झंगोरा और रागी। तो झंगोरे का भी वानस्पतिक नाम है जिससे का वानस्पतिक नाम है इकनी क्लोवा। इसका वानस्पतिक नाम है इकनी क्लोवा फ्रूमेंटेंसी। फ्रूमेंटेंसी इसका वैज्ञानिक नाम है। इन दोनों का वैज्ञानिक नाम बहुत वैज्ञानिक या वानस्पतिक नाम अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है राज्य में नई कृषि नीति किस वर्ष आई थी? इन वर्षों में से कौन सा वो वर्ष था जब राज्य में कृषि नीति लागू हुई थी? तो राज्य में कृषि नीति 2011 में पहले आई थी और 2011 के बाद यहाँ पर कृषि नीति आई थी, नई कृषि नीति 2018 में। ठीक, और अंतिम हमारा प्रश्न होगा या इसके बाद भी हमको प्रश्न देखने को मिलेंगे राज्य में न्यूनतम कृषि योग्य भूमि किस जिले में है? तो हमने इस पर बात की थी कि राज्य में न्यूनतम कृषि योग्य भूमि आपको देखने को मिलेगी रुद्रप्रयाग जिले में। यहाँ पर सबसे कम कृषि योग्य भूमि है। सर्वाधिक कहाँ पर है? वो है उधम सिंह नगर में। जबकि हम बात करेंगे शुद्ध बोया क्षेत्र की, कृषि योग्य भूमि तो है पर बोया ज़्यादा किसने है? तो सर्वाधिक बोया है उधम सिंह नगर में। जबकि न्यूनतम कृषि शुद्ध बोया कृषि क्षेत्रफल है चंपावत का। और अगला प्रश्न है राज्य में सर्वाधिक सिंचाई किस माध्यम से होती है? देखिए राज्य में केवल 11% भाग पर सिंचाई होती है। बहुत कम सिंचाई की सुविधा है, वो भी तराई और आपको मैदानी क्षेत्रों में आपको मिलेगी। इन सिंचाई क्षेत्रों में से सर्वाधिक सिंचाई होती है यूएस नगर में। और यूएस नगर में या पूरे राज्य में जो सिंचाई होती है वो सर्वाधिक किस चीज़ के माध्यम से आपको होती हुई मिलेगी? तो इसका सही आंसर है आपको ऑप्शन नंबर डी नलकूप। नलकूप से राज्य में सर्वाधिक सिंचाई होती है। कुल सिंचाई का 51% नलकूप से राज्य में होता है।
जिसको बोरवेल भी आप कहते हैं। तो ये थे हमारे ही ऐसी कृषि से संबंधित प्रश्न। अगर हम बात करें कुछ अन्य बातों की, तो राज्य में जिन खेतों में फसलों को बोया जाता है उन खेतों के समूह को सार कहते हैं। इस बार जिस फसल को बोया होगा उसके पीछे सार लगाकर उस फसल की बोई जाने वाली जमीन का नाम लिया जाता है, जैसे कोदा सार या मंडुआ सार या साटी सार। साटी यहाँ पर बोला जाता है धान को यहाँ पर साटी कहा जाता है, ये भी आप याद रखें। ठीक, हम बात कर चुके हैं कि फसल चक्र 2 साल में पूरा होता है और 3 ही फसल हमारे यहाँ बोई जाती हैं। ये 3 फसल इस तरह से बोई जाती हैं। देखिए, सबसे पहले खरीफ की फसल होती है जिसमें हम बोते हैं धान। अब खेत थोड़ा सा जब अपनी उर्वरक क्षमता खोता है तो रबी की फसल यहाँ पर बोनी है हमने, तो हम बोते हैं गेहूँ सर्दियों में। फिर गर्मियों का सीजन पुनः आता है, गेहूँ कट जाता है, तो फिर हमें खरीफ की फसल बोनी होती है। तब हम खरीफ की फसल फिर बोते हैं मंडुवा। इस समय हम धान नहीं बो सकते हैं उस खेत पर, क्योंकि उसकी उर्वरक क्षमता बहुत कम हो चुकी है। और इसके 6 माह बाद जब पुनः रबी की फसल आती है तो हम उसे परती छोड़ देते हैं रबी की फसल को। परती छोड़ने का कारण क्या है? क्योंकि वो अपनी उर्वरक क्षमता खो चुका है और अगली बार अगर उस पर हमने धान उगाना है खरीफ की फसल में तो हमें उसे छोड़ना पड़ेगा। ऐसा फिर भी हमारे यहाँ जब धान एक ही सीजन में बोते हैं तो हर बार धान क्यों हो जाता है? ऐसा होता है पूरे गांव की सार को 2 भागों में डिवाइड करने से। एक सार तो इस तरह से चलेगी, दूसरी सार इसी समय गांव में चलती है जहाँ पर हम धान की जगह मंडुवा बोते हैं। और मंडुवा बोने के बाद ये सार अगली रबी की फसल में खाली रहेगी और उसकी अगली बार इस पर धान बो दिया जाएगा। तो हमेशा गांव में 2 सार चलती हैं जो थोड़ा सा आगे पीछे रहती हैं। इसमें 3 फसलों का फर्क होता है आगे पीछे में। जहाँ पर धान बुना है वहाँ पर हम मंडुवा बोते हैं, अगली बार जहाँ पर धान कटा वहाँ पर गेहूँ बोएंगे, लेकिन जहाँ पर मंडुवा बोया था उसे परती छोड़ देंगे। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पर बैठाया जाता है फसल चक्र। वैसे दोस्तों, आज के प्रश्न धन्यवाद।